Guys, as far as the concept of moment is concerned, or the turning effect is concerned, basically force चार काम कर सकती थी. It could change the direction of an object. It can change the speed of an object. It can cause an object to speed up, change direction, change shape. And the fourth one was that it can cause an object to turn, जो हमने forces के chapter के start में बात working को शुरू किया था. And today the topic is going to be moments, that is basically the turning effect of force. और आज हम बात करेंगे इस फोर्स की वजह से ऑब्जेक्ट के टर्न होने की. फॉर एनी ऑब्जेक्ट जो पिवेटेड हो, पिवेटेड मतलब एक पॉइंट पे हिंज्ड हो, अटैच्ड हो, सो दैट वो उस पॉइंट के अबाउट मूव कर सके बट उस पॉइंट से कहीं और ना जा सके, ऐसे पॉइंट को पहली बात तो हम पिवट बोलते हैं. इट इज अ फिक्स पॉइंट अबाउट विच ओनली रोटेशन इज अलाउड, दैट इज नोन एज द पिवट. अगर मैं बात कर रहा हूं, लेट्स टेक एन एग्जांपल ऑफ माय हैंड. फर्स्ट ऑफ ऑल मेरे हाथ की मिसाल ले लेते हैं. लेट्स से मैं आई एम स्टिल इन दिस पोजीशन. मेरा हैंड जो है यहाँ पे डेफिनेटली जो है मेरा शोल्डर है, इस पे हिंज है. मेरा हाथ उतर के कहीं चलना शुरू नहीं कर सकता. इट्स नॉट बेंट इन हैंड, बट ये कि इट्स अबाउट दैट, ये पॉइंट जो है ये रोटेट कर सकता है. इट कैन गो अप एंड डाउन. तो ये क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज रोटेट कर सकता है. इस मोशन को, इस मूवमेंट को हम मूवमेंट बोलते हैं फिजिक्स में, जो अबाउट अ पॉइंट होती है, एंड दैट पॉइंट इज नोन एज पिवट. मोमेंट ऑफ टॉर्क बेसिकली, या मोमेंट ऑफ फोर्स जिसको टॉर्क बोलते हैं, इट इज बेसिकली द टर्निंग इफेक्ट ऑफ फोर्स. और मोमेंट का एक बेसिक सा फॉर्मूला, इट इज द प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द पिवट. क्या होती है मोमेंट? इट इज अ प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड द परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द पिवट. अगर मेरे पास एक चीज है, पिवटेड है, उस पर एक फोर्स अप्लाई करता हूं और उस फोर्स की वजह से कोई चीज टर्न करती है, तो जो टर्निंग है दैट इज बेसिकली नोन एज मोमेंट ऑफ फोर्स. और उसके फॉर्मूला हमारे पास होता है दैट मोमेंट इज इक्वल्स टू द प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द पिवट. परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द पिवट. ठीक है जी, ये आ गया हमारे पास मोमेंट ऑफ फोर्स का टॉर्क का फॉर्मूला. गाइस थोड़ी सी बात को समझिएगा. लेट्स टेक एन एग्जांपल. हमारे पास जो है इज अ केस वन. सबसे पहले मैं बात करता हूं कि हमारे पास एक ऑब्जेक्ट है, ठीक है, ये पिवटेड है इस पॉइंट पे और इस पे एक फोर्स लग रही है डाउनवर्ड्स. दैट फोर्स हैज अ मैग्नीट्यूड ऑफ 200 न्यूटन्स. और इस पिवट से जो डिस्टेंस है आपस में फोर्स का, ये हमारे पास है 30 मीटर्स. इफ आई नीड टू कैलकुलेट द मोमेंट बिकॉज ऑफ दिस फोर्स F1, तो मैं क्या करूंगा? मोमेंट इज इक्वल्स टू F1 टाइम्स द डिस्टेंस. दैट विल बी 200 टाइम्स 30, which will be equal to 6000, and the unit is न्यूटन मीटर्स. ठीक है जी, इसका यूनिट हमारे पास न्यूटन मीटर रहेगा. ठीक है, तो ये हमारे पास बेसिक सा केस हो गया. अच्छा, कभी भी मूवमेंट के लिए जरूरी नहीं है कि ऑब्जेक्ट मूव कर रहा भी हो. ठीक है, इस बात को भी समझिएगा. मैं कह रहा हूं इस फोर्स की वजह से कितना मूवमेंट ये एक्सपीरियंस कर रहा है, दैट इज बेसिकली द टर्निंग इफेक्ट ऑफ फोर्स द ऑब्जेक्ट इज एक्सपीरियंसिंग. अगर मैं यहाँ पे एक दीवार लगा देता ताकि ऑब्जेक्ट मूव नहीं कर पाता, फिर भी इस फोर्स की वजह से ये मूवमेंट ये एक्सपीरियंस कर रहा होता. ऑल्दो वो मूवमेंट की वजह से मोशन नहीं हो रहा होता, बट ये मूवमेंट एक्सपीरियंस कर रहा होता. ये मूवमेंट एक्सपीरियंस हो रही होती है. ठीक है, ये बात ध्यान में रखिएगा. व्हाट इज मूवमेंट? इट इज द प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द पिवट. और अगर ये हमारे पास ऑब्जेक्ट, एक और मिसाल ले लेते हैं इसका, केस नंबर 2. अगर हमारे पास लेट्स से दिस अनदर ऑब्जेक्ट, ठीक है जी, पिवटेड है, ये पॉइंट पे पिवट हुआ हुआ है. ठीक है, एंड दिस अ फोर्स एक्टिंग ऑन एन ऑब्जेक्ट. अच्छा, ऑब्जेक्ट थोड़ा सा टिल्टेड है. ठीक है, ये बात समझिएगा, ये ऑब्जेक्ट थोड़ा सा टिल्टेड है एंड दिस अ फोर्स एक्टिंग ऑन द ऑब्जेक्ट ओवर हियर. अच्छा, अब मजे की बात, ये बच्चे कुछ कंफ्यूज हो जाते हैं कि सर ये डिस्टेंस लेंगे. नहीं नहीं यार, ये डिस्टेंस नहीं लेना, ये डिस्टेंस नहीं लेना.
हमें डिस्टेंस लेना है लाइन ऑफ फोर्स से परपेंडिकुलर। आप फोर्स को थोड़ा सा खींच दीजिएगा, पिविट से डिस्टेंस को खींच दीजिएगा, ये लाइन ऑफ फोर्स कहलाती है। फोर्स जहां लग रही है उसको खींच जाएंगे एरो, ये लाइन ऑफ फोर्स कहलाती है। और इससे पिविट का जो भी परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगा, ये वाला डिस्टेंस आप लोग यूज करते हैं। दिस डिस्टेंस इज द डिस्टेंस जो फोर्स के मैग्नीट्यूड से मल्टीप्लाई होगा टू गिव यू द मूवमेंट्स। कभी याद रखिएगा, यू आर नॉट रिक्वायर्ड टू यूज एनी स्लांट डिस्टेंसेस, you're only required to use the perpendicular distance from the line of force। सर पिविट कभी मूव नहीं करता, बेटा पिविट मतलब पिविट तो मूव नहीं करता, ठीक है। अगर फिक्स पोजीशन में, फिक्स पॉइंट का मतलब यही होता है, ठीक है। पिविट मूव नहीं करेगा, ऑल्दो ये हमारे पास फिनोमिना चाहिए, ठीक है ना। पिविट अपनी जगह रहेगा, फोर्स डाउनवर्ड डिस्टेंस है, इट्स अ प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्टेंस। परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगा, परपेंडिकुलर का मतलब होता है 90 डिग्री। और आपके पास इसके जो फॉर्मूला है उसमें कभी कभी इसको ऐसे लिख देते हैं, फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। ये जो सिंबल है दैट्स बेसिकली परपेंडिकुलर डिस्टेंस का सिंबल, ठीक है। सिंस फोर्स इज मेजर्ड इन न्यूटन्स एंड डिस्टेंस इज मेजर्ड इन मीटर्स, तो इसका जो फॉर्मूला वो सॉरी ऐसा यूनिट है दैट बिकम्स न्यूटन मीटर्स। मूविंग ऑन फर्दर। अच्छा बच्चों, हमारे पास जो मूवमेंट है इट कैन बी क्लॉकवाइज एंड इट कैन बी एंटी क्लॉकवाइज। मूवमेंट क्लॉकवाइज भी हो सकती है और मूवमेंट एंटी क्लॉकवाइज भी हो सकती है, ठीक है। तो हमारी जो मूवमेंट है, क्लॉकवाइज का मतलब क्या है, इन द डायरेक्शन ऑफ द क्लॉक, ठीक है। उसकी मोशन जो होगा वो इस तरीके से मूवमेंट प्रोड्यूस कर रही होगी, और एंटी क्लॉकवाइज जो है इस तरीके से मूवमेंट को प्रोड्यूस कर रही होगी। तो मूवमेंट कैन बी क्लॉकवाइज एंड कैन ऑल्सो बी क्लॉकवाइज, ठीक है। और सेकेंड ऑफ ऑल हमें पता है कि मूवमेंट जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी फोर्स से भी, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है फोर्स से, और मूवमेंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है डिस्टेंस से भी, ठीक है। फॉर्मूले में नजर आ रहा है भाई, मूवमेंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल फोर्स बढ़ाऊंगा तो मूवमेंट बढ़ जाएगी, और डिस्टेंस फ्रॉम द पिवट बढ़ाऊंगा तो भी मूवमेंट इंक्रीज होती है। इस बात को समझते हैं गाइस। इफ यू एवर सी कि आप लोगों ने कभी गाड़ी का पंक्चर वगैरह लगवाया हो, तो वो जो गाड़ी का टायर वाला होता है उससे कभी टायर नहीं खुलता, तो वो एक डंडा उसके ऊपर अटैच करता है एंड देन उसके ऊपर फोर्स अप्लाई करता है। वो जो एक्स्ट्रा बिट ऑफ डंडा अटैच कर रहा है, तो इट्स गेटिंग दैट एक्स्ट्रा बिट ऑफ लेंथ इन ऑर्डर टू इंक्रीज द मूवमेंट, सो दैट वो जो टर्निंग इफेक्ट है वो इंक्रीज हो जाए, एंड इवेंचुअली जो है वो जो नट है, जो भी चीज है स्पैनर के साथ कनेक्टेड है, वो रादर इजीली जो है खुल जाए। तो मूवमेंट को बढ़ाने के लिए द सेकंड थिंग दैट वी कैन डू इज इंक्रीज द डिस्टेंस फ्रॉम द पिवट। और फर्स्ट थिंग तो डेफिनेटली हम लोग फोर्स का मैग्नीट्यूड बढ़ा सकते हैं, ज्यादा जोर लगा सकते हैं। अब हमारे पास बात आती है द टर्म सेंटर ऑफ मास या फिर सेंटर ऑफ ग्रेविटी। सेंटर ऑफ मास या सेंटर ऑफ ग्रेविटी जो है वो हमारे पास किसी भी ऑब्जेक्ट का एक ऐसा पॉइंट जहां पे उसकी सारी फोर्सेस बैलेंस हो रही हो, या ऐसा पॉइंट जिसपे उसकी तरफ से सारा मास या वेट बैलेंस हो रहा। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं इस माउस की मिसाल लूं, तो ये सेंटर में बैलेंस हो जाएगा। एक ऐसा पॉइंट है माउस पे जहां पे ये पूरा माउस का वेट जो है बैलेंस हो जाएगा। अगर मैं बिल्कुल उसके सेंटर पे जो है अपनी उंगली को रख दूंगा, तो ये माउस गिरेगा नहीं, इसकी चारों तरफ से वेट क्या है, बैलेंस्ड है। सिमिलरली आप लोगों ने देखा होगा, आप लोग फुटबॉलर को जो है बैलेंस करते हैं, पेंसिल्स को बैलेंस करते हैं, तो द सेंटर पॉइंट, 2 मिनट बेटा मैं आपको क्लियर करता हूँ। तो सेंटर पॉइंट जहां पे ये पूरा का पूरा जो फोर्स है वो बैलेंस हो रही होती है, द फोर्स इज गेटिंग बैलेंस्ड, उस उस पॉइंट को हम लोग सेंटर ऑफ मास या सेंटर ऑफ ग्रेविटी कहते हैं। दिस स्टूडेंट नेम टूबा, दे आस्किंग मी कि सर ये दोनों सेम चीजें हैं। दिस द मोर और लेस दे आर सेम, बट इसकी जो वर्डिंग है वो थोड़ी सी डिफरेंट है। व्हेन दे आस्क यू इन द एग्जाम व्हाट इज सेंटर ऑफ मास, तो यू से दैट इट इज अ पॉइंट एट विच द होल mass of the body is considered to act. And whenever they ask you what is center of gravity, in that particular situation, you write the answer as it is the point at which the whole weight of the body is considered to act. थोड़ा सा वर्डिंग को देखिएगा, सेंटर ऑफ मास में मास का वर्ड यूज कीजिएगा, सेंटर ऑफ ग्रेविटी में वेट का वर्ड यूज कीजिएगा। तो इसके स्लाइड डिफरेंसेस है, अदर देन दैट इट्स ओके, ठीक है जी। मूविंग ऑन फर्दर। यस बेटा, दैट्स द सेम थिंग बेटा अब्दुल्ला। यही तो बात थी कि मूवमेंट जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है फोर्स के। कॉमन सेंस की बात है यार। अगर तुम लेट्स से नट खोल रहे हो तो ज्यादा जोर लगाओगे तो आराम से खुलेगा, कम जोर लगाओगे तो कम खुलेगा, ठीक है। और सिमिलरली मैं ये बात भी कह रहा था, ट्राई डूइंग इट इन योर हाउस होल्ड। कोई भी चीज ले लेना, कुछ भी ले लेना, ठीक है। टेक ए स्पैनर, कोई भी नट हो, और उसके साथ एक रॉड कोई मेटल की अटैच करना, तो इट विल ओपन वेरी इजीली, वेरी इजीली। तो डिस्टेंस बढ़ाने से भी बेटे
जो है मोमेंट ऑफ फोर्स बढ़ जाती है, और फोर्स बढ़ाने से तो इवेंचुअली मोमेंट ऑफ फोर्स बढ़ती है। बोथ ऑफ द थिंग्स आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वन अनदर। ओके। अच्छा, तो आई होप माय आई मेक माय पॉइंट क्लियर टू यू। ओके, मूविंग ऑन फर्दर। जहां तक बात रही रेगुलर ऑब्जेक्ट्स की गाइस, रेगुलर ऑब्जेक्ट्स दे आर बेसिकली रेगुलर शेप्स दैट कम इन योर टेक्स्ट बुक। ठीक है, रेगुलर ऑब्जेक्ट्स हर वो ऑब्जेक्ट जो रेगुलर कंसिडर होता है, जिसका कोई ना कोई मैथमेटिकल फॉर्मूला होता है। इन दैट पर्टिकुलर सिचुएशन हमारे पास उस रेगुलर शेप के सेंटर ऑफ मास हमेशा सेंटर में होते हैं। फॉर अ रेगुलर शेप द सेंटर ऑफ मास इज ऑलवेज इन द सेंटर। वो सेंटर ऑफ मास हमेशा जो है सेंटर में ही होता है, वो कभी भी इधर उधर नहीं होता। बट इन केस regular object with irregular mass, although this is cylinder, ठीक है, फिक्स्ड रेगुलर सिलेंडर है, ठीक है, और इसका सेंटर ऑफ मास जो है डेफिनेटली ग्रीन पॉइंट पे सेंटर पे लाई करना चाहिए। बट अगर मैं कुछ कहानी करूं, और कहानी कुछ इस तरीके से करूं कि मैं कहूं कि सेंटर का जो ये वाला सिलेंडर का जो हिस्सा है, जो हिस्सा मैं यहाँ पे जो है बना रहा हूं, दिस पार्ट ऑफ सिलेंडर इज प्योर आयरन। ठीक है जी, ये बहुत आयरन है, एंड द अदर वन इज लाइक वुड और प्लास्टिक व्हाटसोएवर, और इरेगुलर डिस्ट्रीब्यूशन हो जाए, ठीक है, और बोलता है पॉइंट ए, बी, सी, सी और डी, विच पॉइंट इज द सेंटर ऑफ मास। सी को इधर करते हैं थोड़ा सा, सी एंड डी, विच पॉइंट इज द सेंटर ऑफ मास। तो बेटा बेसिकली याद रखिएगा, जब एक तरफ का मास बढ़ा दूंगा, एक तरफ का मास बढ़ा दूंगा, तो सेंटर ऑफ मास उस तरफ शिफ्ट हो जाता है। तो द सेंटर ऑफ मास इन दिस केस विल बी अराउंड हेयर एट द सी पॉइंट। ये हमारे पास इसका सेंटर ऑफ मास होगा, इस बात को समझिएगा। अगर आप लोग बचपन में स्केल को बैलेंस किया करते थे सेंटर से, बट अगर आप स्केल के एक तरफ रबर को रखते थे, तो आपको उसको बैलेंस करने के लिए क्या करना पड़ता था, बहुत करीब लाना पड़ता था रबर के, क्योंकि अब इस तरफ का मास बढ़ गया है। तो अब वो सेंटर ऑफ मास, ऑल्दो इट्स रेगुलर ऑब्जेक्ट, इट विल नॉट स्टे एट द सेंटर, वो थोड़ा सा उस तरफ शिफ्ट हो जाएगा, जहां पे हमारे पास जो है, आपको बताइए कि जहां पे हमारे पास जो है थोड़ा मास शिफ्ट हो जाएगा। ठीक है, एनोटेशन के साथ नहीं खेलें बेटा, कोशिश करें ऐसी हरकतें नहीं करें, अलबत्ता मैं बंद कर दिया सबके लिए। बड़े बच्चे हो यार, एनोटेशन के साथ खेल लो, अल्लाह के खौफ करो यार। मूविंग ऑन। अच्छा जी, ये बात याद रखिएगा, ये कॉन्सेप्ट फिर से किसी को क्लियर करना है, कोई इशू है यहाँ तक तो मुझे ओके करें। यहाँ तक की वर्किंग सबको समझ आ गई है, सेंटर ऑफ मास तक की किस तरीके से शिफ्ट हो जाता है। अगर मास एक तरफ इंक्रीज हो जाए तो सेंटर ऑफ मास उस तरफ शिफ्ट हो जाता है। यहाँ तक बेटा एक्नॉलेज कीजिएगा, छोटी छोटी बातें मैं उम्मीद करता हूँ क्लियर हो गई होंगी। अच्छा जी बेटा, इस सेंटर ऑफ मास वाली बात फिर से समझ लीजिएगा गाइस। सेंटर ऑफ मास एक ऐसा पॉइंट है जहां पे दोनों तरफ का वजन बैलेंस होता है, वजन बैलेंस्ड होता है। अगर अगर ये पूरा बराबर इक्वल मटेरियल का सिलेंडर बना हुआ था, सेंटर ऑफ मास सेंटर में था, अब ये साइड पे जो है मास ज्यादा है, तो एक ऐसा पॉइंट जहां से दोनों तरफ का मास बैलेंस हो, यहाँ ज्यादा है तो ये कम जगह में ज्यादा मास आ जाएगा, इसको बैलेंस करने के लिए ऑपोजिट साइड पे जगह ज्यादा चाहिए होगी। तो ये सी पॉइंट है, ये एक ऐसा पॉइंट बना जहाँ पे दोनों तरफ के मासेस बैलेंस हो गए, और इस पॉइंट पे हमें उसको सेंटर ऑफ मास कह दिया। ठीक है, ये एमसीक्यू में एक दो बार आया हुआ है, तो मैंने इस वजह से आपको जो है ये बात क्लियर कर दी। मैं उम्मीद करता हूँ ये बात क्लियर हो गई होगी। अब बात को आगे बढ़ाते हैं। अच्छा जी, केस नंबर 4 पे आते हैं। मूविंग ऑन फर्दर। एक सेकेंड यार, ये किसी की कॉल आ रही है। बेटे अब बात ये है कि लेट्स से देयर इज अ पॉइंट, देयर इज एन ऑब्जेक्ट, ठीक है जी, पिवटेड एट द सेंटर, और हमारे पास जो है, मैं आपको बोलता हूँ कि पिवट एट द सेंटर को और बेहतर करता हूँ, ये एक स्टैंड पे जो है, एक फ्लेक्सिबल स्टैंड पे है। यहाँ इस डायग्राम को थोड़ा बेहतर करते हैं।
ये हमारे पास, मैंने इसको सेंटर में पिवट किया है। व्हाट वुड हैपन टू दिस स्लैब को, क्या होगा? सम ऑफ यू विल रिकॉग्नाइज कि भाई लाजमी सी बात है सर, ये स्लैब थोड़ा सा इस तरफ टल्ट होके गिर जाएगा। डेफिनेटली जो है आप लोगों के जहन में आ रहा होगा, यार सर बिल्कुल जो आपने जो स्लैब बनाया है, क्योंकि वो इक्वली बैलेंस नहीं है, तो इस तरीके से जो है थोड़ा सा टॉपल हो जाएगा, ये इस डायरेक्शन में गिर जाना चाहिए, ये होना चाहिए। बिल्कुल यार, सब लोग इनके रिकॉग्नाइज करेंगे इस फैक्ट को कि सर ये थोड़ा सा इस एतबार से टॉपल हो जाना चाहिए, गिर जाना चाहिए। अच्छा, अब यार कोई फोर्स तो लगा नहीं रहा, टर्निंग इफेक्ट भी हो रहा है। तो जब हमने बात की सेंटर ऑफ मास की, तो जिस पॉइंट पे सेंटर ऑफ मास या सेंटर ऑफ ग्रेविटी एक्ट करता है, बेसिकली उस पॉइंट पे ऑब्जेक्ट का अपना वेट एक्ट कर रहा होता है हमेशा। ये एक स्टैंडर्ड बात है, इसमें कोई दो राय नहीं है। वेट इज ऑलवेज एक्टिंग एट द सेंटर। अगर वो वर्ड यूज करेगा यूनिफॉर्म बीम का, या यूनिफॉर्म ब्लॉक का, या यूनिफॉर्म किसी भी चीज का, तो इसका मतलब है उसकी मासेस सारे बैलेंस्ड हैं। अगर मैं उसको किसी भी पॉइंट पे पिवट कर दूं, और वो पॉइंट सेंटर के अलावा कोई भी हो, लेफ्ट पे हो या राइट पे हो, तो उसका अपना वेट हमेशा एक मूवमेंट प्रोड्यूस करता है, हमेशा एक मूवमेंट प्रोड्यूस करता है। अगर ये सेम काम ऐसे होता कि हमारे पास ये जो ऑब्जेक्ट है, इसको मैं सेंटर पे बैलेंस कर देता, ठीक है, अगर मैं इस ऑब्जेक्ट को सेंटर पे बैलेंस कर देता, बिल्कुल सेंटर पे पिवट कर देता, तो ये इस सिचुएशन में अगर मैं इसको बिल्कुल सेंटर पे पिवट करता, तो इस वक्त इसका जो है वेट मूवमेंट प्रोड्यूस क्यों नहीं करता? क्योंकि पिवट, हम लोगों ने फोर्सेस में पढ़ा, इसके ऊपर एक अपवर्ड फोर्स लगाता, जो इस सिचुएशन में नॉर्मल रिएक्शन फोर्स होती। और वो नॉर्मल रिएक्शन हमेशा, अगर पिवट इज एट द सेंटर, इफ पिवट इज एट द सेंटर, इफ पिवट इज एट द सेंटर, अगर पिवट सेंटर में है, तो वेट जो बीम का है वो इक्वल हो जाता है नॉर्मल रिएक्शन फोर्स के, और इस सूरत में नो मूवमेंट इज प्रोड्यूस्ड, कोई मूवमेंट प्रोड्यूस नहीं होती, कोई मूवमेंट प्रोड्यूस नहीं होती। तो ये हमारे पास जो है बुनियादी सी बात थी कि अगर पिवट सेंटर में होगा तो कोई मूवमेंट प्रोड्यूस नहीं होगी, वेट और नॉर्मल रिएक्शन दोनों एक दूसरे को बैलेंस कर देंगे। अच्छा, ये बड़ी खास बात थी, आगे बढ़ते हैं। अब हमारे पास जो मैं केस बता रहा था कि जब हमारे पास ये बैलेंस नहीं है, ठीक है, अभी तो हम यही सिचुएशन पढ़ रहे हैं कि बैलेंस नहीं है, तो ये बैलेंस अगर नहीं है बच्चों, तो ऐसी सिचुएशन में क्या कहानी है कि ये जो वेट है ये हमेशा अपनी एक मूवमेंट प्रोड्यूस करेगा। होता क्या है चंद केसेस में, वो आपके पास लेट्स सपोज ये वेट मूवमेंट प्रोड्यूस करता है, बोलता है वेट जो है हमारे पास 200 न्यूटन है, ठीक है, और जो डिस्टेंस है वो हमारे पास जो है 5 मीटर है। तो आप बोलते हैं इस मूवमेंट जो वेट की वजह से प्रोड्यूस हो रही है, दैट इज गिवन बाय फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। फोर्स इस केस में जो वेट है दैट्स 200, और डिस्टेंस इज गोइंग टू बी 5। आप बोलते हैं 1000 न्यूटन मीटर्स की जो है हमारे पास मूवमेंट प्रोड्यूस हो गई, और आप जो है इसका आंसर दे देते हैं। बड़ा सिंपल है, कोई टेंशन की बात नहीं सर। जी बेटा, वेट पर डिपेंड करता है, वेट पर डिपेंड कुछ नहीं करता बेटा, वेट पर डिपेंड नहीं करता ये। अगर पिवट की पोजीशन पे डिपेंड करता है, बहुत कम वेट भी, 1 न्यूटन का वेट भी अपनी थोड़ा कुछ ना कुछ मूवमेंट हमेशा प्रोड्यूस करता है। इवन 1 न्यूटन का वेट ही क्यों ना हो, मूवमेंट प्रोड्यूस लाजमी करेगा, इसमें कोई दो राय नहीं है, ठीक है जी, ये बात ध्यान में रखिएगा। मूविंग ऑन फर्दर, इसी केस 4 का एक सब केस और भी है। हमारे पास कभी कभार कभी कभार ऐसे सिचुएशन में वो मास दे देते हैं, ठीक है जी, कभी कभार वो यहाँ पे पिवट बना देगा, ठीक है जी, बोलता है ये पॉइंट पिवट है, और जो है ये एक छोटा सा सब केस है, और जो है वो बोलता है यार कि यहाँ पे एक मास पड़ा हुआ है, ठीक है, लेट्स से एक बॉक्स दे देता है, बोलता है इसका जो मास है दैट इज 50 किलोग्राम्स, ठीक है जी। तो अब ऐसी सिचुएशन में भी वो मास भी मोमेंट प्रोड्यूस करेगा। मोमेंट का फॉर्मूला स्टेज द सेम, इट्स गोइंग टू बी फोर्स इनटू डिस्टेंस, ठीक है, बट ओवर है आपको क्या करना पड़ेगा, मास को वेट में कन्वर्ट करना पड़ेगा।
तो मास अगर 50 दिया हुआ है तो फर्स्ट यू नीड टू कैलकुलेट द वेट दैट इज गिवन बाय W इज इक्वल्स टू मास टाइम्स ग्रेविटी। वेट निकालने के लिए हमारे पास जो मास है 50 है, ग्रेविटी इज 9.8। अब पहले क्या करेंगे, मास और वेट को मल्टीप्लाई, वो सॉरी मास और ग्रेविटी को मल्टीप्लाई करेंगे, यू वुड गेट द वेट दैट इज गोइंग टू बी 490 न्यूटन्स, और उसको फिर मल्टीप्लाई करेंगे वट एवर द डिस्टेंसेस। लेट्स टेक एन एग्जाम्पल कि डिस्टेंस 10 मीटर का था, तो आप इसको मल्टीप्लाई कर देंगे डिस्टेंस से और आपके पास जो है मोमेंट आ जाएगी। ठीक है, मैं उम्मीद करता हूँ ये बात भी क्लियर हो गई होगी। सर एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट। यूनिफॉर्म बीम बेटा एक बैलेंस बीम होती है। यूनिफॉर्म का मतलब होता है, यूनिफॉर्म का मतलब होता है ऐसी बीम जो हर तरफ से एक ही मटेरियल की है। जैसे लकड़ी का टुकड़ा जो स्लैब है ना, ऐसा नहीं है कहीं से थिक हो कहीं से थिन हो, बराबर है, इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेट है। ठीक है, उसका सेंटर ऑफ मास बिल्कुल सेंटर में। यूनिफॉर्म बीम का मतलब समझ लेना कि ऐसी बीम जिसका सेंटर ऑफ मास इज इन द सेंटर। ठीक है, ऐसी बीम जिसका सेंटर ऑफ मास जो होगा वो हमेशा जो है एट द सेंटर होगा। ठीक है जी, माइंड माई हैंड राइटिंग, ये बस यूनिफॉर्म बीम है। ठीक है, आरिस भाई कौन सी बारी है? वे मास वाली, मास को बेटा वेट में कन्वर्ट करोगे फोर्स आ जाएगी। W इज इक्वल टू mg की मदद से मास को वेट में कन्वर्ट करोगे फोर्स आ जाएगी। कौन सी बीम से बेटा? बीम से ही तो सारा मूवमेंट पॉज हो रहा है। अच्छा नहीं नहीं, मैं बेटा सिर्फ वो मास और वेट की कन्वर्जन की बात कर रहा था। यहाँ पे मैं बेटा जो वाली तारीख का सवाल है सर, इस बीम की अपना मूवमेंट कॉज हो रहा है, वो बिल्कुल हो रहा होगा। मैं फिलहाल बात कर रहा हूँ कि कभी कभी मास देता है, उसको वेट में कन्वर्ट करना पड़ता है। इसका टोटल मूवमेंट जो है डेफिनेटली वेट का अपना भी होगा बीम का, उनको ऐड करना पड़ेगा। वो मेरी बहस नहीं है फिलहाल। ठीक है अली, यहाँ तो कोई मसले की बात तो नहीं होगी है सबको, तीनों बातें क्लियर हो जाती हैं। एक केस और कर लेते हैं। ठीक है, अब अली की बात सही निकली है तो हम एक टोटल मोमेंट्स निकाल लेते हैं। ठीक है, केस 5 देख लीजिएगा। ठीक है, इसमें सारे कॉन्सेप्ट्स को एक बार सम अप करते हैं, साफ सुथरे बनाते हैं ताकि थोड़ा सा कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाए। ठीक है, आप लोग साथ साथ रहिएगा। अच्छा जी, हमारे पास एक सवाल में बोलता है यूनिफॉर्म बीम है, यूनिफॉर्म बीम ऑफ मास 20 kg। ठीक है, has a weight of 500 newtons at 12 meters। ठीक है जी, फिर बोलता है the center of mass is 7 meters from the pivot। Calculate total clockwise movement। अच्छा जी, क्या बात बोल रहा है, सवाल को देखते हैं। ठीक है, क्वेश्चन में इमेज भी आ जाती है। बोल रहा है कि हमारे पास एक यूनिफॉर्म बीम है, इसका मतलब इसका सेंटर ऑफ मास जो होगा सेंटर में होगा, और उस सेंटर ऑफ मास का जो डिस्टेंस है पिवट से, वो इसने सवाल में बता दिया कि डिस्टेंस फ्रॉम द पिवट जो सेंटर ऑफ मास का है दैट इज 7 मीटर्स। ये 7 मीटर है। ठीक है जी, ये बता दिया उसने सवाल में। फिर बोलता है ये सेंटर ऑफ मास है बेटा, ये पॉइंट सेंटर ऑफ मास या सेंटर ऑफ ग्रेविटी है। ठीक है, और उसके बाद बोलता है कि इसी बीम पे 12 मीटर के डिस्टेंस पे, 12 मीटर के डिस्टेंस पे एक वेट पड़ा हुआ है दैट इज 500 न्यूटन्स। यहाँ पे एक वेट पड़ा हुआ है दैट इज 500 न्यूटन्स। अच्छा जी, और आपने टोटल मोमेंट निकाल ली। अब यार यू हैव टू रियलाइज द फैक्ट कि इसमें दो मोमेंट्स हैं। फर्स्ट मोमेंट जो इस पे लग रही है इज बिकॉज ऑफ द वेट। एक तो ये वजन मूवमेंट प्रोड्यूस कर रहा है, एक वो वजन जो है वो अपनी मूवमेंट प्रोड्यूस कर रहा है। और सेकंड जो मूवमेंट हमारे पास लग रही है इज बिकॉज ऑफ मास ऑफ द बीम। लाजमी सी बात है, क्योंकि बीम सेंटर से पिवटेड नहीं है, कहीं यहां से पिवटेड है, तो ये भी तो अपना एक मूवमेंट प्रोड्यूस करेगी। यहां तक इस क्वेश्चन और इस क्वेश्चन की वर्किंग का तक
कोई क्वेश्चन है तो यहाँ पे चैट में फटाफट लिख दो, क्योंकि ये बात इंटरेस्टिंग होने जा रही है और अगला केस बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। मैं उसको भी डिस्कस करूंगा इसके बाद, ठीक है। यहाँ तक की वर्किंग देख लीजिएगा, क्योंकि जो इसके बाद वाली बात है वो भी इससे लिंक होती है, ठीक है। यहाँ तक बेटा कोई इशू है तो प्लीज मुझे एक्नॉलेज कीजिएगा। अच्छा, कोई मसला हो किसी भी किस्म का तो प्लीज मुझे एक्नॉलेज कीजिएगा, ठीक है। पहली मूवमेंट जो वेट की वजह से है, तो मूवमेंट का फॉर्मूला हमारे पास होता है फोर्स इनटू डिस्टेंस। फोर्स सवाल में 500 न्यूटन दी हुई है, और डिस्टेंस उस फोर्स का पिवट से जो दिया हुआ है दैट्स 12। तो बहुत ही आराम से हमारे पास ये जो वेट मूवमेंट प्रोड्यूस कर रहा है, ये हमारे पास आ जाएगी, विच इज 6000 न्यूटन मीटर्स, ठीक है जी। ये तो पहली स्टेट। गाइस कहाँ से आवाज खत्म होती है बताओ मुझे। वो मेरा माइक जो है डेड हो गया था, वो मैंने दूसरा बैकअप लगा दिया। अब ठीक है। आ गई, ओके। हाँ हाँ, दूसरा माइक लगा लिया बेटा, उसकी बैटरी खत्म हो गई थी, वो मैंने चार्ज पे लगा दिया। चलो ठीक है, पूरी बात नहीं आई ये वाली। चलो ठीक है यार, शुरू से। अबे यार, इतने इंडल्जिंग तरीके से। अच्छा, क्वेश्चन समझ आया था या वो भी नहीं आया था? ये कौन है भाई, ये तू बाबानी? अच्छा चलो, वंस मोर ठीक है। चलो रिलैक्स होगी, ठीक है। इस क्वेश्चन की वर्किंग को देख लीजिएगा। अच्छा गाइस, सवाल में बोला हुआ है कि एक यूनिफॉर्म बीम है, दैट मींस उसका मास बैलेंस्ड है। उसका जो अपना मास है दैट्स 20 किलोग्राम्स, जो उसकी सेंटर ऑफ ग्रेविटी पे एक्ट कर रहा होगा, ठीक है। और उसके ऊपर एक वेट पड़ा हुआ है जो 12 मीटर्स की डिस्टेंस पे पड़ा हुआ है, ठीक है। ये सवाल में बताई हुई बात, ठीक है। बोला है कि हमारे पास टोटल क्लॉकवाइज मूवमेंट निकालना है, ठीक है। स्टे विद मी, ठीक है। टोटल क्लॉकवाइज मूवमेंट निकालना है गाइस। हमारे पास दो, इस केस में दो मूवमेंट्स लग रहे हैं। फर्स्ट मूवमेंट जो होगा वो होगा बिकॉज ऑफ 500 न्यूटन वेट। पहला मूवमेंट जो है ये इस 500 न्यूटन के वेट की वजह से जो क्लॉकवाइज क्रिएट हो रहा है, प्लस एक और मूवमेंट भी है, जो सेकंड मूवमेंट है। वो किस वजह से है बेटा? वो हमारे पास है सेंटर, अपने बीम के अपने वेट की वजह से। ये दो डिफरेंट मूवमेंट्स प्रोड्यूस हो रहे हैं। एक हमारे पास जो मास ऑफ बीम है इसकी वजह से, और दूसरा जो है वो जो वजन दिया हुआ था इसकी वजह से। यहां तक क्वेश्चन क्लियर होता है भाई? पिवट बेटा ये दिया हुआ है, ठीक है। पिवट ये दिया हुआ है, मैं इसको और ज्यादा वो कर देता हूँ, ठीक है। ये पॉइंट पिवट है। अच्छा जी, नाउ स्टे विद मी।
सबसे पहले यार, अगर मैं इस जो वेट हमारे पास 500 न्यूटन्स का पड़ा हुआ है, द डिस्टेंस ऑफ 12 मीटर्स, इसकी वजह से लगने वाला मोमेंट निकालना चाहूं, तो मोमेंट विल बी इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्टेंस। और ये जो फोर्स है इज गोइंग टू बी 500 न्यूटन्स टाइम्स डिस्टेंस इज गोइंग टू बी 12। और आपके पास ये 500 न्यूटन वाले की वजह से, जी बेटा, 500 न्यूटन वाले वेट की वजह से जो मूवमेंट प्रोड्यूस होती है वो 6000 न्यूटन मीटर में होती है। ठीक है जी। नहीं बेटा, पहले ही ले लो दूसरी ले लो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, बट ये टोटल मोमेंट जो है उसमें दोनों को ऐड करना है। आप पहले उसको ले लो, उसको ले लो, उससे कोई खास फर्क नहीं पड़ता। ठीक है। और जो सेकंड मोमेंट होगी बेटा, वो हमारे पास इस अपने मास की है। गाइस, इसका वेट हमारे पास नहीं है। अभी भी मूवमेंट का फॉर्मूला जो होगा वो फोर्स इनटू डिस्टेंस ही होगा। ऑल्दो मेरे पास उसका अपना मास गिवन नहीं है, मास गिवन है, वेट गिवन नहीं है। तो सबसे पहले जो है मुझे वेट निकालना पड़ेगा बाय W इज इक्वल्स टू mg। मेरे पास बीम का मास इज 20, ग्रेविटी इज 9.8, सो 20 टाइम्स 9.8 करूंगा, आई वुड गेट द वैल्यू ऑफ द वेट दैट इज 196। तो जो मेरे पास बीम का वेट आ रहा है 196 आ रहा है। मैं दूसरी बात इस फैक्ट को हाईलाइट कर रहा हूं, दैट डोंट यूज द मास फॉर कैलकुलेटिंग मूवमेंट। हमेशा फोर्स यूज करनी पड़ती है एंड वेट यूज करना पड़ता है व्हेन इट कम्स टू, जब बीम का अपना वजन यूज कर रहे हैं। ठीक है जी। ठीक है बेटा, मेरी तरफ जब होगी तो मैं खामोश हो जाऊंगा। ठीक है। तो फिर हमारे पास जो है फोर्स इज 196 टाइम्स द जो डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ ग्रेविटी है दैट्स 7। तो जो इसकी वजह से हमारे पास मूवमेंट आ रहा है वो हमारे पास आ रहा है 1372 न्यूटन्स मीटर। तो टोटल मूवमेंट निकालने के लिए मैं 6000 में 1372 ऐड कर दूंगा, तो हमारे पास जो टोटल मूवमेंट आ जाएगा दैट इज गोइंग टू बी 7372 न्यूटन मीटर क्लॉकवाइज। ठीक है जी, एक तो ये हो गया। केस नंबर 5, आई होप कि आपको लोगों को रियलाइज होता होगा। मूविंग ऑन टू केस नंबर 6। केस 6 एक छोटी सी बात है बस। ठीक है, एक बहुत ही स्मॉल लिटिल थिंग, दैट इज द स्केल कॉन्सेप्ट। ठीक है। अच्छा, होता क्या है, मैं इधर समझाता हूँ। ठीक है जी। होता क्या है कि आपके पास कभी कभार ऐसे एक स्केल दिया हुआ होता है। ठीक है जी। स्केल दिया हुआ होता है, और जब आपको ऐसा स्केल दिया हुआ हो तो ऐसे स्केल की सिचुएशन में आपके पास थोड़ी कहानी मुख्तलिफ हो जाती है। मैं स्केल की सिचुएशन से आपको एक केस समझाता हूँ। मैं उम्मीद करता हूँ ये वाली कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो जाएगा। ठीक है। अच्छा जी। अब बोलते हैं यार कि यूनिफॉर्म स्केल है, ठीक है, वो कोई भी पॉइंट पे पिवट कर देता है। बट एक छोटा सा कॉन्सेप्ट मैं यहाँ पे बस क्लियर करना चाह रहा था। अगर एक मास ऐसे पड़ा हुआ हो, ठीक है, अगर एक मास ऐसे पड़ा हुआ हो और लेट्स से वो सिर्फ एक स्टेटमेंट बोल दे। ठीक है, इस स्टेटमेंट को रियलाइज कीजिएगा कि ये पॉइंट जो है पिवट है। पिवट जो है आपके सामने कौन से पॉइंट पे, 15 पे है। ठीक है जी, पिवट आपके पास 15 पे गिवन है। ठीक है, ये बस इस स्टेटमेंट को रियलाइज कीजिएगा, ज्यादा इसमें कुछ भी नहीं है। और बोलता है कि ये वेट मूवमेंट प्रोड्यूस कर रहा है। तो बच्चे अक्सर परेशान होते हैं कि सर डिस्टेंस जो है वो ये वाला लेंगे या डिस्टेंस ये वाला लेंगे। ऐसा कुछ भी नहीं करते। आप डिस्टेंस लेते हो सेंटर तक का, उस जो भी वजन पड़ा हुआ है उसके भी सेंटर तक का, क्योंकि मूवमेंट निकालने के लिए आपको फोर्स इनटू डिस्टेंस चाहिए ना। तो स्केल डायग्राम पे अगर लेट्स सपोज ये जो मेरा बीम है ये 8 से 6 तक है। ठीक है जी। तो इसका जो डिस्टेंस होगा जो आप लोग लेंगे कैलकुलेट करने के लिए, दैट्स गोइंग टू बी 1 2 3 4 5 6 7 8। ये 8 सेंटीमीटर का डिस्टेंस लेंगे। ठीक है जी। होता है, स्केल डायग्राम आती है, कभी कभी क्वेश्चन में स्केल आ जाता है। पिवट आपको पता होता है कहाँ है। ठीक है, पिवट आपको बहुत अच्छी तरह पता होता है। मैं सिर्फ इस मास की बात कर रहा हूं कि बच्चे बोलते हैं सर डिस्टेंस जो लें पिवट से मास का, वो कौन सा लें, स्टार्टिंग पॉइंट कर लें, एंडिंग पॉइंट कर लें। तो जो डिस्टेंस लिया जाता है, तो ऑन ए स्केल डायग्राम डिस्टेंस हमेशा सेंटर का लिया जाता है। ठीक है जी, स्केल डायग्राम पे डिस्टेंस जो होता है सेंटर ऑफ ऑब्जेक्ट पे लिया जाता है। ठीक है, ये चंद छोटे छोटे केसेस थे। मूविंग ऑन फर्दर।
अब हमारे पास एक प्रिंसिपल ऑफ मूवमेंट का कॉन्सेप्ट आता है, ठीक है जी। मैं इस कॉन्सेप्ट पे कंक्लूड करूंगा, प्रिंसिपल ऑफ मूवमेंट पे। बाकी इस चैप्टर की जो नेक्स्ट वर्किंग है और जो पास्ट पेपर्स है वो मैं वेंसडे वाले दिन इंशाल्लाह कराऊंगा, ठीक है। अच्छा, क्योंकि कुछ केमिस्ट्री क्लासेस का भी इशू आ रहा था, तो ये है कि 452 पे मैं आई एंडेड, बट ये है कि बाकी मैं कुछ कुछ चीज़ें समझाता रहूंगा। आप जो है जिन्होंने केमिस्ट्री वाले हैं वो जा सकते हैं, ठीक है। पर अभी 6-7 मिनट रुकेगा। प्रिंसिपल ऑफ मूवमेंट। भाई प्रिंसिपल ऑफ मूवमेंट की वर्डिंग सुनिएगा। प्रिंसिपल ऑफ मूवमेंट कहता है, फॉर एन ऑब्जेक्ट टू बी इन स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम, ठीक है जी, फॉर एन ऑब्जेक्ट टू बी इन स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम द सम ऑफ क्लॉकवाइज मूवमेंट्स मस्ट बी इक्वल टू द सम ऑफ एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट्स। क्या बोलता है? फॉर एन ऑब्जेक्ट टू बी इन स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम, अगर एक ऑब्जेक्ट ने स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम में होना है, इट should have balanced moments. Sum of clockwise moments must be equal to sum of anti-clockwise moments. अगर एक ऑब्जेक्ट ने इक्विलिब्रियम में होना है तो मस्ट है उस ऑब्जेक्ट का कि उस ऑब्जेक्ट की जितनी मोमेंट्स क्लॉकवाइज रहे वही मोमेंट उसकी एंटी क्लॉकवाइज हो। अगर लेट्स से मैं इसको बिल्कुल सेंटर से पिवट कर दूं, ठीक है, और मैं कहता हूं एक फोर्स यहाँ पे पड़ी हुई है, ठीक है जी, इसको नाम देता हूं F1 का, और इसकी जो डिस्टेंस है उसको मैं नाम देता हूं D1 का, एंड देयर इज अ फोर्स ओवर हियर जो इधर पड़ी हुई है, ठीक है जी, इसका वेट ही होगा, F2 का नाम दे रहा हूं, और इसका जो डिस्टेंस है दैट्स D2। तो अगर ये ऑब्जेक्ट इक्विलिब्रियम में है, अगर ये ऑब्जेक्ट इक्विलिब्रियम में है, शाबाश, तो इसके लिए F1 D1 क्लॉकवाइज मोमेंट्स शुड बी इक्वल टू F2 D2 एंटी क्लॉकवाइज। इसको अगर लिखते हैं तो सम ऑफ क्लॉकवाइज मोमेंट्स इक्वल टू सम ऑफ एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट लिखते हैं। ये सम का साइन है, ठीक है, आप लोगों ने मैथ्स में मीन वगैरह के चैप्टर में सेट्स में भी पढ़ा होगा। ये समीशन का साइन है, सम ऑफ क्लॉकवाइज मोमेंट्स इक्वल टू द सम ऑफ एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट्स। और ये जो है हमारे पास principle of moments states that for an object to be in a state of equilibrium, the sum of clockwise moments must be equal to the sum of anti-clockwise moments. ये प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट्स है, इसकी वर्किंग और इसके सब केसेस में अभी नेक्स्ट क्लास में कराऊंगा। लास्ट स्टेटमेंट जो है, व्हाट आर द टू कंडीशंस फॉर एनी ऑब्जेक्ट टू बी इन इक्विलिब्रियम। अगर किसी ने मेरे फोर्सेस वाले नोट्स पढ़े लिखे हो तो उसमें वैसे लिखा हुआ था, बट मैं यहाँ लिखवाता हूँ, पढ़ाता नहीं, उसमें लिखा हुआ है बट मैं पढ़ाता इसमें हूँ। व्हाट आर द टू कंडीशंस फॉर एनी ऑब्जेक्ट टू बी इन इक्विलिब्रियम? नंबर 1, नो रिजल्टेंट फोर्स। नंबर 2, नो रिजल्टेंट मूवमेंट। मतलब अगर हमारे पास एक ऑब्जेक्ट ने इक्विलिब्रियम में होना है, तो हमने फोर्सेस के चैप्टर में पढ़ा था कि राइट वाली फोर्स लेफ्ट वाली के बैलेंस, मतलब उसके ऊपर कोई रिजल्टेंट फोर्स नहीं होनी चाहिए, सारी फोर्सेस बैलेंस्ड होनी चाहिए। और दूसरी रिक्वायरमेंट क्या है? कोई रिजल्टेंट मूवमेंट नहीं होना चाहिए, क्लॉकवाइज मूवमेंट्स एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट्स के बराबर होनी चाहिए हैं। बेटा क्या नाम है इसका, बेटा तुबा, मेरे ना एग्जाम्स हैं, ठीक है, मैं मास्टर्स के एग्जाम्स हैं मेरे, तो उसकी वजह से मैं थोड़ा सा मसरूफ हूँ। मैं नेक्स्ट वेंसडे के बाद से होपफुली सारी क्लासेस जो है फिजिकल लूंगा, ठीक है। थोड़े 2-4 दिन के लिए मुझे एडजस्ट कीजिएगा। जेनवनली बेटा, मैं सिर्फ क्लास, क्योंकि मेरे जो ट्रैवलिंग है दैट टेक्स लॉट ऑफ टाइम, ओके। तो ये हमारे पास बेटा कंडीशंस ऑफ इक्विलिब्रियम है। यहाँ तक किसी को कोई सवाल हो, कुछ भी हो, तो बेटा मुझसे पूछ ले, जो है